शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आप सबको मैं वेलकम और मुबारकबादी पेश करती हूँ यहाँ पर आने के लिए और इस प्रेस मीट के लिए। और ये प्रेस मीट मैंने इसलिए रखा है कि आपके जरिए इंसाफ की आवाज को लोगों तक पहुंचाने के लिए। मैं नौहिरा शेख जो 1998 से हीरा ग्रुप को स्टैब्लिश किया है और मैंने इंसानियत के हुकूक के लिए, खासकर से औरतों के हुकूक के लिए, उनको एजुकेशनल और उनको इकोनॉमिक और बहुत सारे चीजों में ग्रोथ करने के लिए 25 साल तक मैंने मेहनत किया है। और मेहनत करके मैंने उनको इम्प्रूव किया है। नॉट ओनली एजुकेशन, हमारे वुमेन्स में खासकर से घरों में ये तकलीफ होती है कि वो हमेशा ये सोचते हैं, खासकर से मुस्लिम कम्युनिटी के जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, वो ये सोचते हैं कि हमको कहीं भी कुछ नहीं करना है। तो उनको मैंने एम्पावर किया और उनको मैंने बिजनेस के प्रैक्टिसेस सिखाई और मैंने उनको बिजनेस किस तरह से करना, अपने सेल्फ पे कैसे रहना और किसी के साथ मजबूर नहीं होना, इस बात पर मैंने उनको एम्पावर किया। और मैंने 1998 में हीरा ग्रुप को स्टार्ट किया और उसके बाद कंपनी अननेचुरल नहीं, नेचुरली धीरे धीरे कंपनीज आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद में कंपनीज इनकॉर्पोरेटर हुए और कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड में और लिमिटेड में कन्वर्ट हुए। और इन कंपनीज पर जो बिजनेस चलता था वो एक लीगल प्रोसेस से बिजनेस चल रहा था। और ये कंपनी खासकर से कई औरतों के लिए, इंडिया के लाखों के औरतों के लिए ये कंपनी एक कमाई का जरिया बनी थी और उनको एक जीने का जरिया बनी थी। टेक्सटाइल में, ज्वेलरी में, प्रोडक्ट में, फूड प्रोडक्ट में, सब कुछ। बस ये कंपनी बहुत स्मूथली चल रही थी। 1998 से 2008 तक इस कंपनी का ना कोई कंप्लेंट रहा, ना ये कंपनी पर कोई इल्जाम रहा। ये कंपनी स्मूथली 2018 तक ये कंपनी चलती रही। आज मैं प्रेस के जरिए से, मीडिया के जरिए से जो कुछ बातें हैं वो ये बताना चाहती हूँ, ये बहुत जरूरी है सारे हिंदुस्तान के बिजनेसमैन के लिए भी और सारे हिंदुस्तान के वुमेन्स के लिए भी और सबके लिए भी ये बहुत जरूरत है। उसके बाद में कुछ ब्लैकमेलर, कुछ सताने वाले लोग, कुछ एक्सट्रॉशन करने वाले लोग, उन्होंने इलीगल तरीके से हमसे जो डिमांड करते थे उन डिमांडों को हमने पूरा नहीं किया। तो उसके बाद वो लोग जो है कुछ एक छोटी सी बात, एक जीएसटी का छोटा सा प्रॉब्लम आने की वजह से कुछ दिनों तक कस्टमर को पेमेंट की पॉलिसी चेंज हुई। ना कंपनी ने कभी लॉस डिक्लेयर किया था, ना कंपनी ने कोई शोरूम को बंद किया था, ना कंपनी ने कोई ऑफिस को बंद किया था, ना कंपनी की सीईओ कहीं भागी थी, ना कंपनी कहीं पर गई थी। तो एक फॉल्स एलिगेशन लगाकर एक छोटा सा एफआईआर करते हैं और छोटा सा एफआईआर करके मुझे अरेस्ट कर लेते हैं विदाउट नोटिस। एक नोटिस भी नहीं दिए मुझे, क्या तुम इसको देना है क्या नहीं देना है। तो डायरेक्ट एक एफआईआर पे मुझे दिल्ली आके अरेस्ट करते हैं और अरेस्ट करके अंदर रखते हैं। जब मुझे सेशन कोर्ट बेल देती है तो फिर महाराष्ट्र से एक छोटा एफआईआर करके बुलाते हैं। यहाँ तक के ऑफिशियल जो ईओडब्ल्यू हैं वो ईओडब्ल्यू के गाइडलाइंस को भी फॉलो नहीं हुए। उनके लिमिट्स क्या हैं, कितने पेमेंट पे एफआईआर कर सकते हैं, कितने फ्रॉड पर वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, उन्होंने सोचा नहीं। 3 लाख पे, 2 लाख पे, 50,000 पे उन्होंने मुझे एफआईआर किया और टोटल इंडिया 2 साल 5 महीने मुझे जो है जुडिशियल कस्टडी में रखे। और इंडिया के सबसे बड़े क्रिमिनल को भी 14 डेज से ज्यादा पीसी में रखना अलाउ नहीं है। मगर मुझे एक औरत होने के बावजूद भी 8 मंथ
मोर देन 8 मंथ्स जो है पुलिस कस्टडी में अंडर प्रेशर रखे। एक ही सीईओ थी, एक ही कंपनी थी, वही क्वेश्चन था, वही बात थी, मगर बार बार 14 दिन कस्टडी में लेना, 7 दिन कस्टडी में लेना। इसका मतलब ये था कि जो एक्सटॉर्शन करने वाले थे, जो इसके पीछे हैं, वो ये चाहते थे कि मैं हमेशा अंदर रह जाऊं और वो मेरे प्रॉपर्टियों पर कब्जा कर ले और प्रॉपर्टियों पर जमा कर ले। मैं ये बात बताना चाहती हूं कि जब ईओडब्ल्यू इकोनॉमिक ऑफेंस अगर इस तरह से करने जाएंगे तो इंडिया की इकोनॉमिक टूट जाएगी। और चाहिए ऑफिशियल को कि वो एक बार चेक करते और फैक्ट को देखते, उसके बाद एक नोटिस देते और पूछते। जब इंसान को अंदर अरेस्ट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद वो कोई चीज को भी जो है कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद उसके लिए एक बदनामी का ये उठाते हैं, एजेंडा उठाते हैं। उसके बाद हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो लीगल टीम थे तेलंगाना हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन डाले और रिट पिटीशन डालने के बाद तेलंगाना हाईकोर्ट दिसंबर 1923 को जो है एक जजमेंट पास किया कि ये एफआईआर इलीगल है और ये एफआईआर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इस तरह से कंपनी एक्ट में एफआईआर नहीं कर सकते और इसमें जो है लोकल पुलिस इन्वॉल्व नहीं हो सकती। ये सेंट्रल एजेंसी जो है इसको चेक करेगी। एसएफआईओ को जो है टोटल चीजों को फॉरवर्ड किया। उसके बाद भी मुझे बाहर आने नहीं दिए, दूसरे स्टेट को बुलाए, क्योंकि एक स्टेट में तो हो गया तो दूसरे स्टेट को बुलाओ। और जब कहीं से कहीं नहीं मिलता है तो और एक एजेंसी को दे दो, और एक एजेंसी को दे दो। इस तरह से कंपनी को डैमेज करने की पूरी कोशिश की। आज मैं प्रेस मीट के जरिए मेरे देश के पूरे महिलाओं को और मेरे सारे औरतों को जो एम्पावर हुए हैं, जो मेरे सारे हीरा ग्रुप के मेंबर को मैं ये खबर देना चाहती हूँ कि कंपनी कभी भी भागी नहीं है, ना भागेगी। और कंपनी आज भी उनके पेमेंट्स को देने के लिए रेडी है और तैयार है। और यहाँ तक कि डेटा सेंटर, जबकि पुलिस को उसकी कोई जरूरत नहीं थी, उसको जाके डैमेज किया और उसको उठाकर लेके गए सारे चीजें भी। और यहाँ तक जब मुझे अरेस्ट किया तो 2 दिन में ना कोर्ट का ऑर्डर था, कुछ नहीं, पूरे शोरूम्स पे जाके नोटिस लगा दिए, घरों पे नोटिस लगा दिए और बंद करा दिए। जो कंपनी मोर देन 100 करोड़ इनकम टैक्स पे करती है, जो सीईओ अरेस्ट होने से 1 महीने पहले जीएसटी पे करती है, जो कंपनी को चलाने वाली ये सब चीजें अदा करती है, कंप्लीटली जो लीगल फॉर्मेलिटीज है उसको टोटल कंप्लीट करती है। तो अगर इस तरह से 2 लाख का, 25 लाख का, 10 लाख का पेमेंट बोलकर, वो भी लीगल ट्रांजैक्शन जो हुआ उस पेमेंट को लेकर अगर फ्रॉड एलिगेशन लगाकर ऐसा सीईओ को, कंपनी चलाने वालों को अरेस्ट करेंगे तो इंडिया की इकोनॉमी तो टोटल टूट जाएगी। आज मेरे साथ की नहीं, जब मैं अंदर थी तो काफी लोगों को देखा कि कंपनीज चलाने वालों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ भी ऐसे चीजें होते आते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है, जो लोग कंपनीज के पीछे लगते हैं, जो एक्सटॉर्शन करते हैं, जो डिमांड करते हैं, उनको मौका ना दे। और मैं ये आवाज देना चाहती हूँ कि फाइनेंस मिनिस्ट्री तक मेरी आवाज पहुंचे कि इनके ऊपर एक स्टेप ले कि बिजनेस को गिराने के लिए, इंडियन इकोनॉमी को तोड़ने के लिए ये चीज जो है बहुत ज्यादा मुश्किल वाली होती है। तो हम सबको आराम से बिजनेस करने दे, जो लीगल बिजनेस करते हैं। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से जो है हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर दिया। उसके बाद हमने रिट पिटीशन जनवरी 2018 को हमने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन डाला और तमाम पार्टियों को हमने रिस्पोंडेंट बनाया और ईडी को रिस्पोंडेंट बनाया, एसएफआईओ को रिस्पोंडेंट बनाया। जो स्टेट, महाराष्ट्र होम डिपार्टमेंट को, कर्नाटका होम डिपार्टमेंट को, केरला होम डिपार्टमेंट को, आंध्र प्रदेश होम डिपार्टमेंट को रिस्पोंडेंट बनाकर जब रिट पिटीशन हमने डाला तो जजेस को हमारे बिजनेस का मॉडल समझ में आया और जजेस को समझ में आया कि हम क्या बिजनेस करते थे और हम कहीं भी इलीगल वे में काम नहीं करते थे और लीगल वे में करते थे। मैं पहले भी जब अरेस्ट किए थे उस वक्त भी चैलेंज की थी कि मैं कोई गलत काम नहीं की हूँ, ना मैंने कोई स्कैम किया है, ना मैंने कोई फ्रॉड किया है। चलते हुए बिजनेस से तुमने मुझे उठाकर फ्रॉड साबित करना चाहते हो, मगर आप जितने साल चाहे इन्वेस्टिगेशन कर लो, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। मैं आज भी उस बात के ऊपर कायम हूँ और बहुत ही खुशी हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारे अकाउंट को डिफ्रीज करने का, हमारे प्रॉपर्टीज को, ईडी को हटाने का और ये बहुत सारे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने जब दिए तो मैं बड़ी खुशी के साथ आज ये प्रेस मीट कर रही हूँ। और आगे चलकर ये कंपनी लाखों के औरतों के लिए, लाखों के स्कूल के स्टूडेंट के लिए, लाखों के कॉलेज के स्टूडेंट के लिए, लाखों के लोगों के लिए, इंसानियत के लिए ये कंपनी जरूर से जरूर काम करेगी। और मैं सैल्यूट करती हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को,
इंडियन लॉ को कि ये जो है हमको इतना सेफ करता है कि चाहे कोई कुछ भी इल्जाम लगा ले, चाहे कोई भी कुछ चार्जशीटें डाल ले, जब तक के एविडेंसेस पेश नहीं करते वो सब के सब चीजें इनवैलिड होते हैं। और मैंने लीगल में यही देखा है कि मुझे उम्मीद थी कि मुझे इंडियन लॉ से जरूर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ से मुझे इंसाफ मिलेगी। आज मुझे इंसाफ मिल के रही, सेशन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इंसाफ मिल के रही। और हमारी लीगल टीम का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने स्ट्रांगली इस काम को किया और फाइट किया। आज भी फाइट जो है जारी है और चल रही है। मैं आप सबसे यही गुजारिश करना चाहूंगी कि ये कंपनी आगे चलकर चलेगी और जो भी कस्टमर हमारे जो इन्वेस्टर हैं और जाना चाहते हैं कंपनी से, आज मैं उनको मुबारकबादी पेश करते हुए उनके पेमेंट्स अदा करके उनको मैं कंपनी से निकालूंगी। और दूसरी बात, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग हीरा ग्रुप के साथ ट्रस्ट के साथ रहते हैं उनको लेकर आप बिजनेस करो, तो उसी तरह से जो लोग मेरे साथ ट्रस्ट के साथ रहते हैं मैं उनके लेकर बिजनेस करूंगी। और कंपनी और न्यू पॉलिसीज लाएगी और कंपनी और भी ज्यादा तेजी रफ्तार से ये कंपनी चलेगी। जो हमारे माल 2 साल 5 महीने बंद करके रखे, तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि ये लास्ट के कौन जिम्मेदार है? जो एक छोटा सा फाल्स एलिगेशन लगाकर अंदर रखकर आप पूरे चीजों को ब्रेक कर देना चाहते हो, इसके जिम्मेदार कौन है? किसने अधिकार दिया हमारे शोरूमों को बंद करने का? किसने अधिकार दिया कि हमारे चीजों को स्टॉप करने का? और अरेस्ट तो कर लिए, मगर तुम प्रूफ करके बाद में करते तो अलग बात थी। मगर आज जो हमारे जो जॉबलेस लोग हो गए और कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करने वाले, रेगुलर जॉब करने वाले, कंटिन्यू जॉब करने वाले, मोर देन 20,000 स्टाफ थे। 20,000 स्टाफ की सैलरी कौन देने वाला था? आज उनके घरों के हालात क्या होंगे? और लाखों के लोग इस कंपनी के जरिए से, मंथली प्रॉफिट के जरिए से उनकी जिंदगी जो गुजरती थी, आज उनको जो है कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? उनके तकलीफ का, उनकी परेशानी का कौन जो है जिम्मेदारी होगा? मैं यही बात आप सबके जरिए जो है मीडिया के जरिए पहुंचाना चाहती हूँ कि सारे इंडिया की औरतों को मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि आप पर कभी भी इलीगल हरासमेंट हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप स्ट्रांगली फाइट करोगे तो कोर्ट्स हमारे साथ हैं, लॉ हमारे साथ है, लॉ में इंसाफ है। आज की लॉ इंसाफ करती है। मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया अब कैसे इंसाफ होगी, आप तो मुसलमान है, आपके मेंबर भी मुसलमान है, आपके फलाने भी मुसलमान है, मुसलमान को कैसे इंसाफ मिलेगी? मैंने कहा नहीं, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम सेकुलर कंट्री में हैं, मुसलमान को, हिंदू को, सारे लोगों को बराबरी का हक है, जरूर मुझे इंसाफ मिलेगी। वो मेरा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया कि जरूर हम सबको इंसाफ मिलेगी। तो मैं यही आवाज देना चाहती हूँ कि लीगल वे से हमको जरूर से जरूर इंसाफ मिली है। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, इस कंपनी को डैमेज करने के पीछे कौन है उनका इन्वेस्टिगेशन करो। ये फॉल्स FIR कराने के पीछे कौन है उनका इन्वेस्टिगेशन करो। ये FIR जो करवाए ये कौन थे, किसके लिंक में थे, उनका इन्वेस्टिगेशन करो। आज जो है नाहक से जो भी लोग अगर इस तरह से जो बिजनेस करने वालों को 100 करोड़ इनकम टैक्स पे करने वालों को अगर उठाते चले जाएंगे छोटे छोटे लोगों की बात को मानकर, तो फिर तो इंडिया की इकोनॉमी तो टूट जाएगी। मैं यही गुजारिश करती हूँ कि ऑफिशियल सबसे पहले परफेक्ट स्टडी करे एक केस करने के लिए कि क्या उसके फॉर्मेलिटीज है, उसको कंप्लीट करें, उसको नोटिस दे और उसको पूछे और उसको बुलाए। और हीरा ग्रुप ना कभी भागी थी ना भागने वाली है। इंशाअल्लाह अब जो भी मेरे मेंबर्स हैं वो भी सवाल कर रहे हैं, लोग कैसे पे करेंगे, क्या सोर्सेस है, उनके अकाउंट में इतना है, उनके अकाउंट में उतना। एक रनिंग बिजनेस जब होता है तो पेमेंट बिजनेस के ऊपर लगता है, पूरी दुनिया जानती है, और अकाउंट में पैसे पड़े नहीं होते हैं। और दूसरी बात कि कंपनी के पास सोर्सेस हैं, कंपनी के पास प्रॉपर्टीज है, कंपनी के पास गोल्ड है, कंपनी के पास सब चीजें हैं। जिस तरह चाहे हम अपने कस्टमर को सेटल करेंगे और हमारे कस्टमर को हम देने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट को यह वादा हमने किया है, ये अंडरटेकिंग हमने दिया है, और ऑलमोस्ट सुप्रीम कोर्ट ने जहां जहां चेक और डिपॉजिट करने का हमें हुक्म दिया था वो हमने कर दिया है ऑलरेडी। और बाकी के जो भी रनिंग में आएंगे जाएंगे हम उनको देने के लिए बिल्कुल से बिल्कुल तैयार है। और आज की ये प्रेस मीट ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, जो नाहक से लोगों को सताती उनको इंसाफ के लिए, और जो औरत को दबाने की कोशिश करती कि एक औरत है इसको कुछ भी कर लो, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज करके जो भी चाहे कर लो, तो सारे औरतों के लिए मैं आवाज देती हूँ कि आपके ऊपर कभी भी ऐसे हालात आए तो आप कमजोर नहीं होना और आप टांगली खड़े रहना के लाभ आपके साथ जो है
जरूर से जरूर इंसाफ करेंगे। ला में आप बिल्कुल से बिल्कुल सेफ हैं, तो मैं यही गुजारिश सबसे करना चाहती हूँ और मैं मीडिया का सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो हमारे इनविटेशन पर यहाँ पर आप आए, और मैं उम्मीद करूंगी कि मेरी आवाज को आप पूरे वर्ल्ड में पहुंचाएंगे और इंडिया में पहुंचाएंगे और पूरी दुनिया में आवाज को पहुंचाकर और महिलाओं को एक ताकत, हमारे देश के माओं को, हमारे देश के बेटियों को, हमारे देश के बहनों को एक ताकत देंगे जरूर से। क्योंकि मुझे जो हालात गुजरे उन हालात को देखने के बाद जो औरतें लाखों के मुझे देखकर एम्पावर हुए थे वो थोड़ा कमजोर पड़ गए थे। मैं चाहती हूँ कि आपके जरिए उनके अंदर एक ताकत आ जाए और उनके अंदर एक हिम्मत आ जाए। थैंक यू सो मच। मैडम, ये 2 साल 5 महीने से जो आपकी कंपनी बंद रही, तो इसमें कितना नुकसान हुआ? देखिए, 2 साल 5 महीने कंपनी जो बंद रही उसमें कितना नुकसान हुआ वो अभी भी मैंने पूरा टोटल चेक नहीं किया है, और अभी अभी शोरूम्स वगैरह सब खुले हैं। और मगर मुझे ये बात पता चली है, जिन लोगों ने मुझे फाल्स एलिगेशन लगा के अंदर रखा वो लोग बगैर इजाजत के डोर्स तोड़कर गए ही, कुछ चीजें लेके गए ही, बहुत सारे चीजों को डैमेज भी किया है। अभी मैं टोटली चेक करके एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करूंगी, सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला करेगी। मगर उस नुकसान से हमारे कस्टमर पर, कोई भी इन्वेस्टर पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये मैं गारंटी कहती हूँ। बार बार जब हीरा ग्रुप के ताल्लुक से बात होती तो हीरा ग्रुप, प्लीज आप एक एक सवाल करिए, मैं ताकि तुमको आसान से जवाब दे सकूं। जब आप एमपीएल स्टार्ट किए थे जी जी, आपको ये स्टार्ट हुआ क्या, आपको किसके ऊपर ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर? देखिए कि मैं एमवीपी जो ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी स्टार्ट की थी वो इसलिए स्टार्ट की थी कि अभी भी हाल में आप देखें कि एक लड़की आयशा का ये हुआ और उसने सुसाइड किया, उसको सपोर्ट नहीं मिलता था माँ बाप के तरफ से भी, उधर हस्बैंड के तरफ से भी, सब। मैंने ऐसे लाखों के औरतों की मदद की, तो मैंने औरतों की सपोर्ट के लिए प्लेटफॉर्म को कायम किया। कुछ पॉलिटिशियन को ये बहुत ही बुरा लगा कि मैं औरतों को लेकर एक पार्टी को कायम किया, और पार्टी का नाम भी महिला एम्पावरमेंट पार्टी और जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी मैंने स्लोगन रखा। और मैं उस वादे पर, उस चीज के ऊपर जो है मैं खड़ी रहूंगी, और मैं महिलाओं के लिए, जस्टिस के लिए पूरी जिंदगी फाइट करूंगी। जी, तिरुपति में यूनिवर्सिटी नहीं, तिरुपति में हमारी कॉलेज और जो लड़कियों की है वो ऑलरेडी बहुत सालों से कंप्लीट है। 1000 से ज्यादा गर्ल्स जो है वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। अभी कोविड-19 के सिचुएशन से वहाँ अभी भी तालीम जारी है, बच्चियों की ऑनलाइन पर पढ़ाई चल रही है, और 400 से ज्यादा टीचर्स वहाँ पर बच्चियों को पढ़ाते हैं। और लड़कियों को वहाँ पर मैंने, उन लड़कियों को जो पूर फैमिली के होते हैं, जो कभी भी पढ़ाना नहीं चाहते, उन लड़कियों को मैंने एम्पावर किया है। और वो वहाँ पर भी 1998 से शुरुआत है और इंशाल्लाह वो चलता रहेगा। अभी कितने इन्वेस्टर्स को पैसे रिटर्न करना है? आपके पास अभी कितना पैसा आपके अकाउंट में है? जी, देखिए, मैं एक बात तो बता सकती हूँ कि कितने क्या है वो मैं डेटा चेक करने के बाद बता सकूंगी, क्योंकि डेटा को मेरे सीसीएस ने फ्रीज करके रखा है। जैसे डेटा देंगे तो मैं ही सर्च कर सकती हूँ। दूसरा, मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि अकाउंट में कितना पैसा है, कितना नहीं है, वो इश्यू नहीं है। कंपनी के पास इतने सोर्सेस हैं कि जो इन्वेस्टर है मैं उनको टोटल कंप्लीटली अमाउंट देकर उनको ये कर सकती हूँ। देखिए जी, देखिए असेट्स तो देखेंगे तो मोर देन तेलंगाना में 5000 करोड़ से ज्यादा हमारे असेट्स हैं, और जो कस्टमर को देना है वो बहुत ना देने के बराबर है, और इंशाल्लाह मैं वो देकर भी रहूंगी। भले वो असेट्स हम खरीदे थे तो उस वक्त 1 रुपया था, मगर आज उसके वैल्यूज जो है बहुत बढ़ चुके हैं, और वो वैल्यूज को हम इंशाल्लाह ये करेंगे। और दूसरी बात, जो भी मार्ट्स बने हैं वो हमारे ओन है, जो भी ऑफिसेस है वो हमारे ओन है, कहीं भी हमारी रेंटल लीज ऑफिसेस नहीं है। उसमें मेरे कस्टमर को मैं सेटिस्फाई कर सकती हूँ और उनको पूरा पेमेंट्स में अदा कर सकती हूँ। अभी तो पूरे आपके प्रॉपर्टीज जब्त कर दिए, तो अभी आप बेचना चाहे तो अभी नहीं कर सकते? जी, जब्त कर लिए, और काफी प्रॉपर्टीज को सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज कर दिया है, और बाकी का और भी एक फाइनल आर्ग्यूमेंट इंशाल्लाह होगा और मुझे इंसाफ मिलेगी। मुझे ये मालूम है, क्यों कि जब हम देना नहीं चाहेंगे तो जब दूसरों को बेचने की इजाजत मिलती है, जब हम खुद देना चाहते हैं, देने वालों का पेमेंट कितना है वो सुप्रीम कोर्ट की नजर में है। हमने सुप्रीम कोर्ट को टोटल बातें सबमिट किया है, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि टोटली हमें रिलीफ मिल जाएगा। मैडम, ये 5000 करोड़ जो है ओनली इन तेलंगाना है आपके एसेट्स? हाँ जी, ओनली इन तेलंगाना जी। अक्रॉस द कंट्री कितने रहेंगे मैडम? अक्रॉस द कंट्री बहुत सारे रहेंगे, मैं अभी टोटली चेक करके नहीं बता सकती। अब्रॉड में क्या रहेंगे? अब्रॉड इन्वेस्टमेंट्स नहीं, अब्रॉड का कुछ भी इधर नहीं है।
ईडब्ल्यू के ऊपर को लेकर उनके पास कोई सबूत नहीं मिला जी। और कोर्ट के ऑर्डर के बाद एफआईआर होते गए, जी। तो क्या इसका इल्जाम आप यहाँ पर तेलंगाना से महमूद अली को देते हैं और नेशनल में हमारी यूनियन गवर्नमेंट अमित शाह इसके पीछे है और ईडब्ल्यू के पीछे क्या निर्मला सीतारमन आपके पीछे लगे, कौन लगे आपके पीछे? जी देखिए, मैं ये बात तो मैं ये नहीं कह सकती कि कौन मेरे पीछे लगे हैं। कुछ नॉर्मली पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन्होंने ये प्रेशर डलवाकर ये काम किया है और मैं किसी पर इल्जाम देना नहीं चाहती। मैं ये चाहूंगी, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो एक बार चेक करें, ऐसे गलतियों को दोबारा ना होने दें और इंडियन इकोनॉमी को ग्रोथ करने से, वो इंडियन इकोनॉमी गिरने से उसकी हिफाजत करें। बस मैं किसी पर भी इल्जाम तो देना नहीं चाहती। और जो कौन है करके हम सुप्रीम कोर्ट में भी सबमिट कर चुके हैं, कौन हमारे पीछे है हम हाई कोर्ट में भी सबमिट कर चुके हैं, कौन हमारे पीछे है वो पूरा इंडिया जानता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने भी फैसला आएगा। फैसला आने के बाद मैं आपको फिर से एक प्रेस मीट करके बताऊंगा। पूरे प्रेस नोट में आप साजिश की बात कर रही है, साजिश कर रहे हैं, पीछे लोग थे, आप जी। उनका नाम ले रही है, आप बोल भी रही है कि पीछे लोग थे जिन्होंने ये किया। 2.5 साल आप जेल में रही उसकी वजह से। जी। कौन लोग हैं उनके नाम बताइए ना। आप पूरी बात वो कर रही है साजिश में, आप कहते हैं हाई कोर्ट में बताया, आप प्रेस के साथ प्रेस मीट बुलाया आपने। जी। आप बताइए कि कौन लोग हैं जो जिनको आप कहती है कि जो पीछे साजिश में आपके पीछे है। जी देखिए कि साजिश में तो मेरे पीछे 2012 में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कंप्लेंट करवाया था और वो कंप्लेंट फेक निकला और उसके बाद मुझे अलग अलग एजेंसियों पर उनके ही लेटर से मुझे अटेंड करना पड़ा और आज भी जो लोग एफआईआर करेंगे टोटल उनसे कनेक्टेड है। और आप सबको ये बात मालूम है, पिछले दिनों में पेपर्स में भी आई है और पार्लियामेंट में खड़कर उनके एमपी ने ये बात बताया कि 50,000 करोड़ का स्कैम जो है हीरा ग्रुप ने कर दिया है। जब एविडेंसेस मांगते हैं तो 50 लाख भी उनके पास नहीं है, 50 रुपये भी नहीं है। फ्रॉड किसको कहते हैं? जो अमाउंट इलीगल हो, जो अमाउंट अनट्रेसेबल हो, जो अमाउंट का मैं हिसाब ना दे सके, वो फ्रॉड होता है। ऐसा अमाउंट तो 50 रुपये भी नहीं मिल सका। और मैं इससे ज्यादा आपको कुछ बताना नहीं चाहती कि और सारे कोर्टों को ये बात पता है, जो बेसिक सेशन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी हमने रिट पिटीशन में सारी चीजें जो है दाखिल किया है कि हमारे पीछे कौन है और हम गलत किसी पर इल्जाम लगाना नहीं चाहते। लीगल तरीके से जो हमारे सामने आकर हमको डैमेज करेंगी और हमने कोर्ट को उनको लीगल तरीके से सबमिट किया है। जब आपने असदुद्दीन ओवैसी और उनके लोगों ने ये किया, उनके क्या इंटरेस्ट थे इसके पीछे जिसकी वजह से वो आपके पीछे पड़े हुए थे? देखिए इंटरेस्ट तो आप देखते हैं कि जैसे हमारी टौली चौकी की लैंड है जो बहुत बड़ी एक लैंड है, उसके ऊपर में अरेस्ट होने के बाद ईडी के अटैचमेंट के बाद उस पर बड़े बड़े बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गए। क्यों? उनके ही एरिया में हुए। बाकी मेरे प्रॉपर्टीज बंजारा हिल में है, बाकी मेरे हाफिजेस बंजारा हिल्स में है, बाकी मेरे प्रॉपर्टीज कुकटपल्ली में है, बाकी मेरे प्रॉपर्टीज हर जगह ही। वहां पर कोई हिम्मत नहीं कर सके डोर के तरफ नजर भी उठाने की, मगर उनके एरिया में जो है वहां पर मेरे घरों में घुसे और जैसे एचएस रेसिडेंसी है और बहुत सारे जगह पर वहां पर मेरे चीजों पर जुल्म के साथ जो है उस पर प्रॉपर्टीज पर कंस्ट्रक्शन किया गया, बहुत सारे जुल्म हुए। और मैं जो अंदर जो तकलीफ पहुंची है वो मैं आपके सामने खुलकर नहीं बता सकती। जो उतनी तकलीफ मुझे 2012 से लेकर 2018 तक जो दी और 2018 से 2021 तक जो तकलीफ को मैं फेस की हूँ वो सिर्फ मेरा अल्लाह जानता है और मैं जानती हूँ। और आप समझ सकते हैं कि एक औरत पर इतना बड़ा प्रेशर होगा तो उसके लिए कैसी तकलीफ होगी। मैडम आपका कहना है कि इसके पीछे असद साहब जी केरला में है। मुझे देखो उनके पीछे मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे पीछे होंगे, मगर उनके लीगल एफआईआर, उनका साइन, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके परफेक्ट चीजें देख करके जैसे एफआईआर में कहते हैं इनको चेक करो, ये कंपनी ऐसी है, ये फ्रॉड है, फलाना है, फलाना है। अब जहाँ एफआईआर कराते हैं वो सारे एरियाज में उनके लोग होते हैं और वहां पर मुझे गलत बातें जो बैठकर यूट्यूब पे बदनाम करते हैं वो लोग भी उनके लोग हैं। तो जब मैं फाइनल यही करूंगी, जो मेरे सामने नहीं है मैं उन पर किसी पर भी इल्जाम लगाना नहीं चाहती। जब आपको अरेस्ट किया गया तब से रिजाइन कर चुकी है जी हीरा गोल्ड विक्टिम एसोसिएशन जो बनाए थे वो तो रिजाइन कर दिया, तो आपसे कुछ बातचीत हुई थी क्या? कुछ जी मुझे कुछ भी मेरे से बातचीत नहीं हुई और कौन रिजाइन किए ही, कौन विक्टिम एसोसिएशन मुझे पता भी नहीं, क्योंकि विक्टिम एसोसिएशन रखने का परमिशन कौन सी एजेंसी से मिला है?
जब एजेंसीज लोगों को बुला रहे हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स लोगों को बुला रहे हैं, तो विक्टिम एसोसिएशन आप किसी के भी नाम का लेकर लोगों को यूज करके खोले तो आज कोर्ट में फैसला होगा उस बात का, इंसाफ होगी कोर्ट में उस बात की कि गलत तरीके से जो लोग विक्टिम एसोसिएशन बनाकर लोगों को पैनिक क्रिएट करके लोगों को गलत मैसेज देके जो किए हैं, वो सारा डेटा हमारे पास है, कोर्ट में क्लियर होगा ये मैटर। जब आपको अरेस्ट किया गया तब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने तक आपके और आपके लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें मीडिया में फैला रहे थे। जी। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका था जी। तो हमने कहा किधर भी नहीं देखा मीडिया में आपका ये जो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था जी। कि कवरेज ज्यादा नहीं मिला। जी। लोग इसको क्या समझेगा? मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं समझती, क्योंकि वो मीडिया की मर्जी होती है, जब चाहे जो चाहे वो छापे। और सुप्रीम कोर्ट का जब पॉजिटिव रिजल्ट आया, हाई कोर्ट का रिजल्ट भी आया, वो भी मैंने कहीं भी नहीं देखा। और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे जाकर ये सब अच्छे रिजल्ट हम देखेंगे। और दूसरी बात, जो गिन चुनकर जो 29 लोग थे जो FIR किए हुए थे टोटल कंट्री के अंदर, और इल्जाम लगाया जा रहा था 1,72,000 इन्वेस्टर, 5,600 करोड़, ये कहां से फिगर लिया? मेरे इनकम टैक्स की IT रिटर्न फाइल से 2-3 इयर्स का फिगर लेकर उन्होंने स्कैम बना दिया, जो इनकम टैक्स में लीगल सबमिट किया हुआ है मैंने टोटल चीजें, उसको फिगर को जो है स्कैम बताकर हर पेपर में, मैं हर अखबार में ये बात देख रही थी। मैं चाहती हूँ कि फैक्ट को एक बार चेक करें, सच्चाई को एक बार चेक करें, क्योंकि ये ऐसा नहीं था जो बता रहे थे, और फैक्ट को हाइड करना चाहते थे, सच्चाई को छुपाना चाहते थे। मगर ऊपर वाले का एहसान हुआ कि मुझे वापस मौका दिया कि मैं सच्चाई को आपके सामने बयान करूं। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट कर रही हो, आपने कहा कि एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेल कर रहे थे, हम पैसे नहीं दे तो जी। हमको तकलीफ देते। देखिए पिछले दिनों में काफी हमें ट्रेनिंग कार्ड्स आए थे। मेरे आपकी बात जी। जब आप नहीं, मैं आने के बाद में मैं किसी का कॉल भी रिसीव नहीं किया, मैंने किसी से। जी आप जी। अरेस्ट होने के पहले जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी स्टार्ट किए थे, आपने कहा था कि आपको बहुत सारे ब्लैकमेलिंग एक्सटॉर्शनिस्ट जी। बहुत सारे डिमांड कर रहे थे। कौन थे वो? जो FIR कराए थे वही थे, जो 2012 से मुझे सता रहे थे उनकी ही ईमेल्स थे। और जो है जो भी ग्रुप था वो ओवैसी साहब की तरफ से ही वो ग्रुप था जो मुझे सता रहा था, और हमेशा ट्रेडिंग कार्ड्स करते थे, हमें बिजनेस करने नहीं देते थे। हमारे शोरूमों में जाने के वक्त में वहां पर कुछ इस तरीके के लोग आके खड़े हो जाते थे जो हमेशा परेशान करते थे हमारे लेडीज को, हमारे स्टाफ को। हमने कंप्लेंट भी किया बंजारा हिल पुलिस स्टेशन में, हमने कंप्लेंट भी किया हिमायत नगर पुलिस स्टेशन में, हमने कंप्लेंट किया, मगर वो कंप्लेंट पे कोई भी असर नहीं होता। 10 डेज में उनको क्लियर शीट मिल जाती है, ना इन्वेस्टिगेशन होता, ना उनको अरेस्ट किया जाता। तो फिर हमने छोड़ दिए और कोर्ट को जो है परफेक्टली कोर्ट में जो है वो चीज को ये करना शुरू किए। और जो हमें आए हैं वो ऑडियो के साथ और हम लोग प्रूफ के साथ, कॉलिंग रिकॉर्डिंग के साथ हमने कोर्ट्स में सबमिट किया है। कितना पैसे पूछे थे मैडम? कितना पैसे पूछे? ब्लैकमेल कर रहे थे, एक्सटॉर्शन की बात कर रहे हैं, कितने पैसे पूछे? देखिए कितने पैसे करके बोले नहीं, कभी 20 करोड़ डिमांड किए, कभी 50 करोड़ भी डिमांड किए, कभी बोले ये लैंड हमारे को दे दो, और कभी बोले ये मीटिंग कर लो। बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने सबमिट किया है कोर्ट में टोटल। How it all started with Asaduddin Owaisi? आपका रेट कैसा चालू हुआ and what exactly is the problem? मुझे नहीं पता कि वो कैसे स्टार्ट हुआ, एकदम अचानक 2012 में मुझे CCS ने बुलाया और कहा कि ओवैसी साहब ने डायरेक्टली आपके ऊपर FIR किया है, कोई और नहीं, डायरेक्टली FIR किया है। तो मैंने कहा कि वो तो हमारे इन्वेस्टर नहीं है और उनको मैं कुछ देना लेना भी नहीं है और उनका कुछ भी नहीं है, तो क्यों FIR किया है मुझे तो नहीं पता। उसके बाद उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन किया और करने के बाद क्लियर शीट जो है उन्होंने कोर्ट को सबमिट किया CCS ने। मैंने बोला कर लो इन्वेस्टिगेशन, मुझे कुछ भी बात नहीं है। तो उस वक्त में मुझे एंटीसिपेटरी बेल लेना पड़ा और मैंने एंटीसिपेटरी बेल सेशन कोर्ट से ली। और जब से जो है आज तक भी ये मसला कहीं ना कहीं उठता आता है, मगर मैं कभी भी गलत कमिटमेंट करने वाले नहीं हूँ और कभी भी सेटलमेंटों के लिए कबूल करने वाली नहीं हूँ। मैं इंशाल्लाह लीगल फाइट करने वाली हूँ, मैं लीगल फाइट करके कोर्ट से मैं इंसाफ लेके रहूंगी। Madam, are you going to Kukatpalli police station every Monday? जी Hello? बिल्कुल, एवरी मंडे मैं कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन जा रही हूँ और मैं साइन कर रही हूँ। मैम आपको इंटरनेशनल वुमेन्स का अवार्ड मिला है। देखिए अभी मैं कंपनी की मीटिंग रखी हूँ, तो इसमें आप जो भी हमारे कंपनी के ताल्लुक से है उसके सवाल कर सकते हैं। मैडम जो ग्रुप है अभी मैंने क्लियर कर दिया है मैटर भी आपके
ज्यादा क्वेश्चन करने से, मगर जो है आप उसमें पूछ सकते हैं कौन सर। कौन होगा ग्रुप में, वो किसी का आप पर्टिकुलर नाम बोलेंगे कि 20 करोड़ किससे? जी देखिए, मैं नाम वगैरह सब पर्टिकुलर नहीं बात कर सकती हूँ। अभी जो है आप कोर्ट में उसका एक प्रिंट आउट लेंगे तो मैं कोर्ट में सारी चीजें सबमिट की हूँ। Excuse me, ma'am. जी Just now you said that you are going to Kukatpally, but Supreme Court has given unconditional bail. जी बिल्कुल, जो है उसके पहले जो है मैं वीकली जो जाकर साइन कर रही थी उस पर मैं बात किया, जो कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने मुझे दिया था इससे पहले वाले आर्डर में। अभी इस बार के आर्डर का मैं नहीं कर रही हूँ बात। आपने जो बताया कि ये एक्सटॉर्शन के कॉल और ये सारी चीजें आई और ओवैसी और उनके मीडिया ने किया आपको, इसके पीछे क्या एक्सटॉर्शन ही ओनली मोटिव है या कोई पॉलिटिकल मोटिव भी था? पॉलिटिकल मोटिव भी है, क्योंकि उनको कभी कभी ऐसा वो इनसिक्योर फील करते हैं कि एक मुस्लिम महिला इतने आगे कैसे बढ़ सकती है, एक मुस्लिम महिला बिजनेस में इतना आगे कैसे जा सकती है, एक बुर्का पहनकर एक औरत ऐसे कैसे आगे बढ़ सकती है, जबकि कुछ लोगों की सोच ऐसी है कि औरत आगे नहीं आ सकती, औरत स्टेज पे नहीं आ सकती, औरत अपना काम नहीं कर सकती, सिर्फ मर्द ही काम कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को तकलीफ हुई, मगर आज भी देश में मेरे काफी भाइयां मेरे साथ हैं जो एक बहन की इज्जत करने वाले, एक माँ की इज्जत करने वाले, एक बेटी की इज्जत करने वाले, उन भाइयों के सपोर्ट से, उन बहनों के सपोर्ट से मैं काफी आगे अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ सकती हूँ। कॉन्फ्रेंसी से भी आप कुछ प्लान कर रही थी क्या? मैडम, विल यू रिवाइव योर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी? जी पॉलिटिकल पार्टी रिवाइव करेंगे आप? अभी मैंने पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, अभी कोई इलेक्शन सामने नहीं है तो मैंने कुछ डिसीजन नहीं लिया है। जब इलेक्शन आएगा मैं डिसीजन लूंगी। मैम, क्या ये हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से जो हैदराबाद लोकसभा सीट्स है उसमें आप कुछ प्रयास कर रही थी क्या? इस तरह से जी चुनाव लड़ रहा है, इस वजह और से मैं इलेक्शन कमीशन से जो है टोटल लोकसभा सीट के लिए, असेंबली सीट के लिए अप्रूवल ले चुकी थी तेलंगाना के लिए। और आप चेक करते हैं तो 10th को मेरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था 10 अक्टूबर को, जिसमें मैंने अनाउंस किया था कि मैं जो भी तेलंगाना के 119 या 25 सीट्स है उसमें मैं मोर देन 100 सीट्स पे कंटेस्ट करूंगी। और मैं 10th को अनाउंस करती हूँ और 14th को अरेस्ट होती हूँ, बस यही बात है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस वजह से आपको छोड़ा है, किसी को आपने अभी तक छोटे जब से अब तक किसी एक विक्टिम को या जो है आपके इन्वेस्टर को नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे जिन को पेमेंट किया है आपने? यस, और मैंने जो है सुप्रीम कोर्ट ने जिन को डीडीज जमा करने का हुक्म मुझे दिया है, मैंने सबको डीडीज जमा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो एजेंसियों को डीडीज डिपॉजिट करने का कहा है, मैंने डीडीज डिपॉजिट किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कंडीशन दिया था मैंने 100% कंप्लीट करके फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुई थी। कितने विक्टिम्स को जो है पैसा दिया है आपने? कितने करके नहीं, जो कोर्ट में जो एफआईआर था, जो अमाउंट था, उस अमाउंट को हमने टोटली डीडीज जमा किए हैं। 29 एफआईआर पे क्या अमाउंट था वो हमने जमा किए। अभी आपको कुछ सिक्योरिटी थ्रेट है क्या? देखिए, मैं सिक्योरिटी थ्रेट के बारे में तो नहीं बता सकती, मगर हालात जो है वो सब आप समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। और ऐसा थ्रेट भी है तो कोर्ट है, कोर्ट को हम अप्रोच हो जाएंगे। टोटल 29 एफआईआर इंडिया के अंदर थे, केरला, महाराष्ट्र और तिरुपति आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और जो है कर्नाटका, इतने जगह पर टोटल 29 एफआईआर थे। अगर वो 29 लोगों की प्रोफाइल चेक कर लेंगे वो कौन है तो बिल्कुल मैटर एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। कोर्ट्स को ये समझ में आ चुका है। प्रेस मीट ये हीरा ग्रुप के बारे में है, तो हीरा ग्रुप के बारे में आप थोड़ा ज्यादा बताएंगे तो अच्छा रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए। जी आप जी यस मैम, प्रेस मीट आप हीरा ग्रुप के बारे में जो है अभी हमारे, बस मैं हीरा ग्रुप के बारे में तो पहले मैंने आप पूरी प्रेस मीट वही किया है और मैं अभी भी ये मेरे लोगों को यही मैसेज देना चाहूंगी कि हीरा ग्रुप मोर देन 100 टाइम जो है ज्यादा आगे बढ़ेगी और मुझे वो कॉन्फिडेंस है। और हीरा ग्रुप ने कभी कोई ना गलत किया है, ना स्कैम किया है, ना किसी को इसमें नुकसान होगा। और जरूर हीरा ग्रुप के जो लोग हैं उनके लिए जो है फायदा ही फायदा रहेगा। और आइंदा हीरा ग्रुप के जो मार्ट्स वगैरह ही रमजान से पहले इंशाल्लाह खुल जाएंगे। मैं यही उनको खुशखबरी देना चाहती हूँ। इंडिया के अलावा दूसरे कंट्रीज में भी आप कंपनी बिजनेस करी है आपकी? जी। पाकिस्तान में भी आपने बिजनेस किया? नहीं। फिर पाकिस्तान के एक मौलाना आपके फेवर में बात करेंगे? जी, मुझे नहीं मालूम कौन फेवर में बात करे कौन नहीं। पूरे वर्ल्ड में जब यूट्यूब में वीडियो जाता है तो पूरे वर्ल्ड में जाता है, कौन वर्ल्ड से कहां से क्यों बात करती वो मुझे नहीं पता। बस जी, पैसे कब वापस देना चालू करेंगे? अभी हमारा डेटा सेंटर जब स्टार्ट हो जाएगा, सीसीएस को 2 वीक्स का टाइम सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। 1 वीक इज कंप्लीटेड।
और अदर 1 वीक्स उनके पास टाइम है। उस वक्त तक मेरा डेटा सेंटर ऑन हो जाएगा, मुझे लोगों को आईपीजी नंबर मिलेंगे, प्रॉपर उनका डेटा चेक करके मैं उनको पेमेंट देना स्टार्ट कर दूंगी। Ma'am, if all your investors want their money to be returned, how much time do you need to pay back all your investors? वो मेरे इन्वेस्टर पर और मेरे पर डिपेंड होगा। जब मैं उनको बिठाकर बात करूंगी, कोई मुझे साल का टाइम दे सकता है, कोई महीने का दे सकता है, कोई 1 दिन का, तो वो उस पर डिपेंड होगा। मैं क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकती। नहीं, अगर कोई टाइम नहीं दिया सबको, कि आपका जो पेमेंट देना है वो बहुत कम है जी। और आपके एसेट्स बहुत ज्यादा है जी। तो फिर आप क्यों टाइम लेना चाह रहे हैं? आपके मैं टाइम क्यों लूंगी? आपको आप पूछ रहे हैं, मुझे टाइम लेने की जरूरत नहीं, ना मेरे कस्टमर मुझे डिमांड करेंगे, क्योंकि जो 20 साल से 1 मिनट प्लीज, जो 20 साल से 25 साल से मेरे साथ ही, उन्होंने 1 रुपये का 10 रुपये कंपनी से फायदा उठा चुके हैं। ऐसे लोग मेरे सामने आकर नजर भी नहीं मिलाएंगे कि मैंने उनको चीट किया है। और हीरा ग्रुप का एक भी मेंबर मेरे सामने नजर मिला के बोल नहीं सकता कि मैंने उनको चीट किया है। कभी ये नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रॉपरली एक अग्रीमेंट के साथ वो इन्वॉल्व हुए हैं और उसमें उन्होंने साइन किया है कि प्रॉफिट और लॉस में भी हम हिस्सेदार हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कहीं उनको बहकाया है, जैसे लिखा था 30% ज्यादा दूंगी, 40%, ऐसा नहीं। अग्रीमेंट आप एक बार पढ़ लीजिए कि अग्रीमेंट में है कि प्रॉफिट और लॉस में भी वो हिस्सेदार है। तो कंपनी का टाइमिंग भी डिले होगा, तो समझदार इन्वेस्टर भी है कि वो समझ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उनको क्लियर कर सकती हूँ। मैडम, आप जो ये कंपनी बंद रख के जो लास्ट बताएंगे तो उनको भी इसमें शामिल करेंगे? देखिए, मैं एक्सट्रैक्शन के बारे में बहुत सारी चीजें आपको क्लियर कर चुकी हूँ। अभी कुछ कंपनी की बात है तो 1-2-3 सवाल करके आप कुछ कमेंट्स करने वाले हैं उनके ऊपर जो एक्सप्रेशन कंप्लेंट ऑलरेडी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में। कंप्लेंट करने का कुछ बाकी नहीं है, हम सब कुछ कर दिया है जो करना है। टोली चौकी जो प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करेगा जी। टोली चौकी में आप जो प्रॉपर्टी कब्जा हो गया, देखिए, अभी तक मुझे जो आरोप ब्रांड्स के जो चोरियों का इल्जाम लगा रहे हैं आप, क्या उसके ताल्लुक से हीरा गोल्ड की तरफ से कुछ एफआईआर हुए? देखिए, हीरा ग्रुप की तरफ से अब एफआईआर क्यों होंगे? हीरा ग्रुप जो भी रिटर्न सबमिट करना है रिपोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट को करेगी। अब सुप्रीम कोर्ट स्टेप लेगी उसके बारे में। उसके लिए अलग अलग से अब जाकर कंट्रीज में अलग अलग जगह पर करने की जरूरत नहीं है। अब हमारा टोटल मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, तो हम हर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देते रहेंगे। मैडम, टोली चौकी लैंड के बारे में कुछ बोल सकते हैं आप? जमीन आपका है जी, बनाने वाले कोई और है, तो आप देखिए, मुझे वही हैरान हुआ। मैंने जब गाड़ी लेकर गई थी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, ये चीज को देखकर मुझे इतना हैरान हुआ कि जब बना बगैर परमिशन के कोई एक छोटा सा घर बनाता है तो उसको आके ऑफिसर तोड़ के फोड़ के जो है गली में डाल देते हैं। मगर जब हमारी लैंडों पर 774 के बिल्डिंग बन जाते हैं तो वहां पर कोई क्या नजर नहीं मारा, क्या वहीं पर चलकर नहीं देखा? तो साफ नजर आता है कि इसके पीछे किसका हैंड है, कौन है ये सब कराने वाले। तो ये बिल्कुल से साफ बात है। वैल्यू ऑफ द लैंड, कितने एकड़ के लैंड, वैल्यू ऑफ द लैंड एंड हाउ मच? नहीं, वैल्यू तो अभी मैं नहीं बता सकती उसकी, कि बहुत कीमत है। जो हम खरीदे थे तो कम थी, अभी बहुत ज्यादा कीमत की लैंड है वो। मोर देन 1 लाख स्क्वायर यार्ड से ज्यादा जमीन है वहां पर जी। और ये बात भी मैं आपको बताऊं, आप शॉक हो जाएंगे कि ईडी ने उसको अटैचमेंट किया है। ईडी ने किसके नाम से है, किस कंपनी के नाम से है, ईडी के फाइल में मेंशन है। जब ईडी अपने हाथ में लेने के बाद बिल्डिंग बना सकते हैं, तो सोचिए, मुझे अंदर डालने के बाद ये सब आ गए अटैचमेंट, तो फिर मेरी प्रॉपर्टी की हिफाजत क्यों नहीं हुई? और ऑफिसर्स के गवर्नमेंट के अटैचमेंट के बाद बनाना, तो ये तो कितनी बड़ी हिम्मत की बात है। और यही मैं शॉक हो गई वहां जाकर देखकर कि जब तक के कोई अटैचमेंट्स नहीं थे, हमारी प्रॉपर्टी पर कोई भी नजर भी नहीं डाल सकते थे। मुझे जेल में रखकर और मुझे अंदर रखकर जो है हमारे प्रॉपर्टियों पर बना रहे थे, वो भी ईडी के अटैचमेंट के बाद। ईडी जिस दिन अटैचमेंट की है, टोटली प्रॉपर्टी हीरा रिटेल हैदराबाद प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, हीरा गोल्ड एक्सिम लिमिटेड के नाम से वो प्रॉपर्टीज हैं और उसके ऊपर बनाया जा रहा है कंस्ट्रक्शन, तो ईडी के अटैचमेंट के बाद बनाया जा रहा है। आप सोचिए। तो आपका कहना है कि ऑफिसर्स और जो पॉलिटिशियन के ऊपर आप देखिए, कहीं ना कहीं जो है, कहीं ना कहीं ऑफिसर्स को या ऑफिशियल्स को या तो प्रेशर्स होगा, या नहीं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है बिल्कुल, क्योंकि कोई अटैचमेंट के बाद बिल्डिंग बना ले और वो देखकर बिल्कुल खामोश रह जाए। तो आपका कहना है कि नेक्सस है? बिल्कुल, हमने सबमिट कर दिया है, ये भी रिपोर्ट हमने सबमिट किया है, टोटली एवरीथिंग हमने कोर्ट को सबमिट किया है। अब कोर्ट इंसाफ करेगी हमारे लिए। आपको अभी आपकी प्रॉपर्टीज बेचने के लिए हक है या नहीं? देखिए, बेचने के लिए हक तो हमने अभी मांगा नहीं है, क्योंकि मुझे इतनी जरूरत नहीं है। बेचने के लिए मैंने हक नहीं मांगा है, मैं हक के लिए फाइट कर रही हूँ।
और काफी हद तक हमारे प्रॉपर्टीज पे कामयाबी मिल चुकी है और काफी हद तक मिलना बाकी है, वो भी इंशाल्लाह आगे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।